समाज की सेवा करता रहा। उसमें ध्यान है कि इंजीनियर बन के तो नहीं कर सकता, एक शिक्षक बन कर के कर सकता हूँ। तो मैंने उदयपुर में एक विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज था, उसमें लोएस्ट पोस्ट इंस्ट्रक्टर की होती थी, उसमें ज्वाइन किया। फिर धीरे धीरे लेक्चरर बना, फिर प्रिंसिपल बना। तो इस प्रकार का रहा कि मैंने अपने जीवन में सदैव, और यहाँ तक कि पिताजी ने मुझे 11वीं तक जाकर के साइकिल दिलाई और मैं हमेशा निक्कर पहनता रहा। जब कॉलेज में गया तब जाके पहली पहन के मुझे दर्शन हुए। इस तरह से हमने अपना जीवन प्रारंभ किया और ईश्वर की कृपा रही। सामाजिक संगठन में, आरएसएस में और विद्यालय में काम करते हुए मैंने अपना सामाजिक जीवन और सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया। राजनीति की बात करें तो आप छात्र राजनीति से ही राजनीति में सक्रिय रहे, इसकी कैसे शुरुआत हुई? फिर मैं सदैव, जो मैंने कहा कि मैं शिक्षा क्षेत्र में जुड़ा और उसमें जुड़ते हुए मेरे को विद्यार्थी परिषद जो संघ की विचारधारा का संगठन है उसके साथ में जुड़ा और प्रारंभ में 1 वर्ष नगर मंत्री रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं उसमें काम करता गया तो उसमें 8 वर्ष तक तो प्रदेश अध्यक्ष रहा, 17 साल प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, 2 वर्ष मंत्री रहा। इस प्रकार से लगभग ये 27 वर्ष जीवन मेरा छात्र जीवन का रहा और यहाँ छात्र जीवन संगठन का और एक कॉलेज में पढ़ाते हुए विद्यार्थियों के बीच में। पता मैं हमेशा युवाओं के बीच में रहा, वहाँ के काफ़ी अच्छे अनुभव रहे। मैं हमेशा युवाओं के दुख दर्द में काम होता रहा। कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हुए मेरे कॉलेज को पूरे उत्तरी भारत में बेस्ट पॉलिटेक्निक का अवार्ड भी मिला और मैंने वहाँ 1 ब्रांच से 5 ब्रांच करके विस्तार भी किया एडमिनिस्ट्रेटिवली। और इतने विद्यालय क्षेत्र में जहाँ पे हमें उस समय केवल 2 ही इंजीनियरिंग कॉलेज थे, विश्वविद्यालय भी कम थे, तो उसमें हमारे संघर्ष से कई बातें हुई। एक आध बार तो हमने 35,000 से ज़्यादा का बड़ा हमने सम्मेलन भी किया, प्रदर्शन भी किया और विद्यार्थी परिषद नाते शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन किए जाएं उस नाते काम किया और एक छात्रों के अंदर भारत माता की जय और देशभक्ति का भाव जगे, संस्कार जगे, इसलिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। यहाँ तक तिरंगे की, जहाँ अपने श्रीनगर में तिरंगे वो लाल चौक में फहराने की बात थी, जब था कि कोई भी विद्यार्थी अपने प्राणों पे हथेली पे रख करके जाना होता है, वो प्रदर्शन भी हम लोगों ने किया और नाना प्रकार के विद्यार्थी का एक बड़ा इतिहास है जिससे मैंने लंबे समय तक काम करके युवकों में एक संस्कार का भाव जगे, देशभक्ति का भाव जगे, उस नाते मैं काम करता रहा और अपने कॉलेज में करके फिर वहाँ से फिर राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई। 2000 तक विद्यालय में काम किया। 2000 से 2003 तक आरएसएस के अंदर प्रांत का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी निभाई। 3 के अंदर मेरे को बताया गया कि हम अजमेर से आपको चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो कभी अजमेर, माताजी पिताजी रहते हैं, मेरा कोई विशाल संपर्क संबंध नहीं है और फिर मेरी कोई राजनीति में रुचि भी नहीं है। मैं इतने वर्ष तक उदयपुर रहा, लेकिन हालांकि इस काम क्षेत्र में करता रहा, कभी मेरे पार्षद बनने की भी मन में सोच नहीं आया। संगठन जो कहे उसको सर्वोपरि मान करके पूरे राजस्थान में प्रवास मेरे चलते रहे। 3 में जब आग्रह हुआ तो फिर 3 में जाकर के मैं यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आया। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षण कार्यों से जुड़ा रहा है और इसी के साथ ही सौभाग्यवश आपको राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री का भी पद मिला है। तो आप जब राजस्थान में शिक्षा मंत्री थे, आपने कौन से नवाचार किए और शिक्षा में सुधार के लिए और कौन कौन से नवाचार की आवश्यकता है, इसके बारे में आप बताएं। कभी कभी मुझे ध्यान है विद्यार्थी परिषद का जब अधिवेशन होता था प्रस्ताव पारित करते थे तो लगता हो छात्र पूछते थे इन प्रस्ताव केवल पारित ही करेंगे, कुछ करेंगे? तो मुँह से निकल गया कि शिक्षा मंत्री बन करके इनको हम एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा, शिक्षा के बारे में मन में आता था कि जब विद्यार्थी था तब कैसे परिवर्तन हो सकता, मैं शिक्षक बन के ठीक करूँगा। जब शिक्षक बन गया तो लगा प्रिंसिपल काम नहीं करने देता, इसलिए मैं प्रिंसिपल बनूंगा। प्रिंसिपल बना तो यार ये तो राज्य सरकार ने जब मंत्री पद में नीतियाँ तय होती हैं, मंत्री बन के ठीक करेंगे। ईश्वर ने मुझे चारों दौर में अवसर दिया और शिक्षा मंत्री रहते हुए 2 प्रकार के, एक तो प्रारंभ में जो पहले राउंड में मुझे दिया वो तकनीकी और उच्च शिक्षा थी और सेकंड राउंड में मुझे स्कूल शिक्षा का स्वतंत्र प्रभार का दायित्व मिला और जिसमें मुझे कह सकता हूँ शिक्षा उस समय 26वें नंबर पे राजस्थान था। अपने प्रयत्न करके उसको दूसरे नंबर पर ले आए। कई बार कोई रिकॉर्ड हो गई थी तो हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करके शाला दर्पण और शाला दर्शन के हमने वहाँ पे ये सारे हमने बनाए और उसके बाद
काउंसलिंग सिस्टम शुरू किया जिससे भ्रष्टाचार मुक्त हो, ताकि काउंसलिंग में सारे नाम खाली स्थान लग दो और एक मेरिट से बुलाते जाओ, उसका अपॉइंटमेंट लेटर दूसरे गेट से देते जाओ। इसमें डीओ और बाकी रैंक पे जो भी होती थी उछल कूद, वो सब समाप्त हुई। लोगों के प्रमोशंस हो तो लगातार मैं समझता हूँ सर्वाधिक प्रमोशन उस समय शिक्षा विभाग में हुए। नई नियुक्तियाँ भी अधिकांश हमने वहाँ पे की। रीट की परीक्षा में 2 बार कराई, कभी किसी तरह का पेपर लीक तो दूर रहा, कभी किसी प्रकार का कोई लांछन भी नहीं आया। और सबसे बड़ा परिवर्तन किया कि शिक्षा आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, शिक्षा पढ़ते अच्छे संस्कार बच्चों को मिले, देशभक्ति का भाव जागृत हो और राष्ट्र के महापुरुषों के बारे में उसके अच्छे विचार बने। उसके लिए 200 से वीर और वीरांगनाओं का पाठ मैंने अपने शिक्षा मंत्री रहते हुए पाठ्यक्रम में जुड़वाए। विभिन्न प्रकार के हमारे महापुरुष हुए और साथ में जो धार्मिक भी अध्यात्म के जिससे हर पंथ के लोगों को जोड़ा, शहीदों के पाठ जोड़े। मैं समझता हूँ एक आधारभूत था। अपने नए बच्चों को टेक्नोलॉजी के कारण लैपटॉप मिले, उस तरह से हमने लगभग प्रतिवर्ष 8वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को जो इंटेलिजेंट थे उनको लैपटॉप भी दिए। 9वीं के बच्चों को साइकिल उपलब्ध कराई, नई ड्रेस 20 साल के बाद चेंज किया। मैं समझता हूँ पाठ्यक्रम से लेकर के हर शिक्षक के साथ मॉनिटरिंग करते हुए एक शैक्षिक वातावरण बने, जिसके कारण से प्राइवेट स्कूलों के बच्चे आकर के सरकारी स्कूलों में आने लगे। इतना स्तर ऊंचा हो गया, 14 लाख का नामांकन सरकारी स्कूलों में वृद्धि हुई। इस प्रकार से नए शिखर पर हमारी स्कूल शिक्षा पहुंचने लगी। तकनीकी शिक्षा में था तो उसमें कई प्रकार के पाठ्यक्रम परिवर्तन किए ताकि बच्चा तुरंत निकलने के बाद उसको नौकरियां मिल सके, कैंपस इंटरव्यू शुरू हो, इस प्रकार के प्रयत्न करें। नियुक्तियां रद्द, रिक्त पद खाली थे, उसकी व्यवस्था की। ट्रांसफर की एक सिद्ध गाइडलाइंस बनाई जिसके कारण से किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। देवनानी, जैसा आप बता रहे हैं कि आपने अपने शिक्षा मंत्रालय के कार्य में बहुत ही नवाचार किए हैं, बहुत ही अतुलनीय योगदान किया और सबसे महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि शिक्षा का मूल उद्देश्य आपने बताया कि किसी व्यक्ति को शिक्षा क्यों लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अजमेर नॉर्थ में की सीट से आप एमएलए रहते हैं, तो इसमें एक सिंधी समुदाय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो किसी भी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि उसमें हर एक समुदाय का योगदान होना चाहिए। तो सिंधी समुदाय का राजनीति में योगदान अभी पर्याप्त है या अपर्याप्त है, आप इसे कैसे देखते हैं? साधारणतः मैं सिंधी अवश्य हूँ, सिंधी समाज को प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन सारे समाज हमारे अंग हैं, उसको लेकर के मैं काम करता हूँ, सभी समाजों को साथ लेकर के। और सिंधी समाज क्योंकि इसका लगभग अपने इनकम टैक्स में 20% से अधिक कंट्रीब्यूशन सिंधी समाज का है, मूलतः व्यापारी वर्ग है, इसलिए इसका कभी शिक्षा या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में ज़्यादा रुचि नहीं रही। इसलिए ये शिक्षा में करें तो मैं यहाँ पे लगभग 300 बच्चों को निःशुल्क प्रतिवर्ष हम सहायता देते हैं, ताकि उसे फीस वगैरह भी जमा कराते हैं। अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा में आए, इसका प्रयत्न किया है। और साथ में हमने IAS और IPS की निःशुल्क कोचिंग भी प्रारंभ की और यहाँ तक कि उनके पाठ्यक्रम में भी महाराजा डहार सिंह महिमू कलान के पाठ भी जुड़ाए, कुछ संतों के पाठ भी जुड़ाए। तो सिंधी समाज धीरे धीरे आकर्षित हो। मैं समझता राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन में सिंधी समाज के लोगों को अपने अपनी जो विचारधारा हो पार्टियों में काम करते हुए आगे आना चाहिए। हमने जब अजमेर के लोगों से चुनावों के बारे में जाना, आपके कार्यों के बारे में जाना, तो अजमेर में एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है, लेकिन पानी की समस्या देवनानी जी अजमेर में है, तो इसका क्या आप समाधान देखते हैं? वैसे तो पानी की समस्या यहाँ पे बहुत पहले समय से है। अच्छा जी। लेकिन हम मेरे आने के बाद यहाँ हमने एक दिन का स्टोरेज टैंक भी बनवाया, पाइपलाइन 142 किलोमीटर से अधिक वहाँ भी बिछवाई, कई नई टंकियाँ भी हमने बनवाई और एक पाइपलाइन जब बिसलपुर से आती थी उसको हमने स्टील में भी कन्वर्ट किया था, बार बार नहीं टूटे। लेकिन दूसरी जो स्टील की 2 और तैयार की उसको आज तक इस सरकार ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। और 2018 में जब बीसलपुर खाली था उस समय में जनता को 48 घंटे पर्याप्त पानी हम लोग देते थे, लेकिन जैसे ही सरकार बदली सारे एडमिनिस्ट्रेशन में ये नाकाम सिद्ध हुए। यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गड़बड़ा गया और रोज़ वह पाइपलाइन बीसलपुर का फेज 3 ये शुरू नहीं कर पाए जो 21 में शुरू हो जाना चाहिए था। तो इस सरकार के अजमेर उत्तर के साथ सौतेला व्यवहार, प्रशासन की नाकामी, उदासीनता कर अफसरशाही हावी रही।
इसलिए आज भी अजमेर उत्तर में 30% लीकेज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं 24 घंटे में दे रहे, कहीं 96 घंटे में भी पानी। हमने काफ़ी विधानसभा में मुद्दा उठाया या आंदोलन भी किए, मटके फोड़े, लेकिन अफसरों के कानों पे जो तक नहीं रहेंगी। इस कारण जब इन्होंने पैसा नहीं दिया तो केंद्र सरकार से अमृत योजना में 186 करोड़ रुपए मैं लेकर के आया, लेकिन वो भी साल भर से ठंडे बस्ते में सरकार ने डाल रखे हैं। तो इस सबका समाधान एक ही है कि हमारी सरकार बने। उस समय से 186 करोड़ के लिए में उससे योजनाएँ हैं, पंप हैं, टंकियाँ हैं, बाकी सब हम उसको लगा करके अजमेर की पानी की समस्या के समाधान की ओर अग्रसर बने। साथ में ये जो बिसरपुर 3 है उस फेज को बना करके हम उसको लागू करें, स्टील की पाइपलाइन बनाएं। एक दिन का स्टोरेज पहले किया था, उसमें एक दिन का और स्टोरेज बने, ताकि यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और लीकेज को ठीक करें। तो मेरी गारंटी है कि जो 18 में खाली होने के बावजूद पानी दे रहे थे, आज भरे होने के बाद हम पहले की तुलना में दुगना पानी अजमेर की जनता को देने की भारतीय जनता पार्टी गारंटी देती है और मेरी ओर से भी वो गारंटी है। देवनानी जी, आपसे एक राजनीतिक सवाल करते हैं, अंतिम सवाल है। 2023 के आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से मुद्दों के साथ चुनाव में जा रही है? बहुत स्पष्ट है कि सरकार इस समय जंगल राज चल रहा है, तो जो अराजकता का वातावरण है, तो कानून व्यवस्था यहाँ का सबसे अहम मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का रहेगा, जिसके कारण आज भ्रष्टाचार के पैसे के बिना कोई काम गरीब का हो नहीं रहा है। और चूंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के आपस में झगड़े चले, इसलिए हर एमएलए अपने आप को मुख्यमंत्री मान करके यहाँ पे लोगों का लूट खसोट बनाए रखी। और जिस प्रकार से करोड़ों रुपए और सोना इवन सचिवालय में के अंदर मिला है, और जो रोजाना लोग पकड़े जा रहे हैं और ये अभियोजन स्वीकृति दे नहीं रहे हैं, वह एक बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का चलेगा। चौथा मुद्दा पेपर लीक का रहेगा, जिसमें लाखों बच्चों के जीवन के साथ इन्होंने खिलवाड़ किए हैं। यानी 18 पेपर यदि यहाँ लीक हो जाए तो सरकार को अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। इसको हम युवाओं को बताएं, युवाओं को रोजगार नहीं दिए। 3.25 लाख इन्होंने नौकरियों की घोषणा की, केवल 5 साल के अंदर 50,000 कोई दे पाए। बेरोजगारी भत्ता 27 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, केवल 2 लाख लोगों को ये बेरोजगारी भत्ता दिया, वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और बिजली के मुद्दा बढ़ाने का इन्होंने का भाव नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 2018 के दिसंबर में हम 5 रुपये 80 पैसे प्रति यूनिट बिजली दे रहे थे, तो वो 11 रुपये 90 पैसे हो गई है। तो ये बिजली का करंट जो एक गरीब से गरीब परिवार को हो रहा है, उस मुद्दे को भी हम उठाएंगे। और साथ के अंदर अजमेर से जुड़े मुद्दों को भी, जिन्होंने अजमेर उत्तर के साथ सौतेला व्यवहार किया है, उसके साथ भी करेंगे। और महिलाओं पे जिस प्रकार से अस्मिता लूटी जा रही है, रोज़ कोई ना कोई यहाँ पे महिला प्रतिदिन 16 से 17 रेप, बलात्कार, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं। इन सब को मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और सरकार की जो घोषणावीर सरकार कर रही है, रोजाना नई नई घोषणाएं करें, लेकिन धरातल पर वह शून्य है। कई बोर्ड बनाए, किसी को पैसा दिया नहीं। कई लोगों को सारी चीज़ें, मैं आपको बिजली नहीं बढ़ाएंगे, चिरंजीवी योजना लागू करेंगे, डॉक्टर से नहीं है, और इलाज किसका करोगे? तो ऐसा मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमसे बात करने के लिए देवनानी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चुनावी व्यस्त समय से समय निकालकर हमसे बात करी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें आप इसी तरह हमारे साथ, और मिलते हैं अगली बार एक नई राजनीतिक शख्सियत से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।